चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस से। चैप्टर का नाम होगा हमारा वर्क एंड एनर्जी। भैया क्या होता है वर्क, क्या होती है एनर्जी, बहुत आसानी से दोनों कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। यानी कि वर्क एंड एनर्जी की ये होगी वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। और इस चैप्टर में भैया न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स को समझना है तो उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। न्यूमेरिकल्स जितने भी आपके बुक के बीच में दिए गए हो या फिर एक्सरसाइज के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनकी अलग से जो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। उसको भी देख लेना और चैप्टर को कंप्लीट आपने कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज से वर्क एंड एनर्जी की। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क को समझते हैं कि भैया ये वर्क एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो लाइक कोई कॉल सेंटर में जॉब करता है, वो फोन उठाता है कि भाई मैं अभी बिजी हूं, ठीक है, बाद में फोन करना, मैं अभी काम कर रहा हूं। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम बोलने का होता है, अपनी जो भी पॉलिसीज होती हैं वो लोगों को बताने का होता है। इसी तरह से कोई गार्ड है भैया, उसका काम क्या होता है? कहीं पर खड़े रहना उसकी ड्यूटी होती है, चीजों को आसपास निगरानी रखना उसका काम होता है। इसी तरह से भैया अलग अलग लोगों के बहुत सारे काम होते हैं। आपका काम क्या होता है? आपका काम है इस चैप्टर को देख के नोट्स बनाना। अभी आप कुछ लिख रहे होगे पेज पर इस वीडियो को देखकर, तो आप कहोगे कि भैया मैं भी काम कर रहा हूं। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग काम क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। साइंस के अकॉर्डिंग काम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहां पर क्या है भैया? पुशिंग अ रॉक वुडन ब्लॉक। मान लो यहां पर ये लड़की है, ये इस वुडन ब्लॉक, लकड़ी का यहां पर जो ये कैबिनेट है, ये इसको धक्का देती है। और जो भी ये कैबिनेट है ये बहुत हैवी है भाई, इसमें बहुत वजन है, ये मूव नहीं करता है क्योंकि बहुत कम फोर्स ये अप्लाई कर पा रही है। और ये बहुत हैवी होने की वजह से ये मूव नहीं होता है। तो क्या इसको हम वर्क कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे भाई। अगर हम दीवार को धक्का लगाते हैं, दीवार को, उठो खड़े हो तुम अपने रूम में जहां पर भी बैठे हो और दीवार को धक्का लगाओ, तो यहां पर दीवार को धक्का लगाने से क्या कोई वर्क होगा? आप बहुत सारी एनर्जी तो लगा रहे हो, बहुत सारी फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वर्क हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसी तरह से कोई पर्सन है, यहां पर क्या है भैया, इसने कुछ वेट कैरी कर रखा है, ठीक है, कैरी समथिंग। आप कुछ वजन ऐसे उठा लेते हो, बाहुबली की तरह कुछ भी उठा लेते हो, मम्मी आपको पकड़ के ले जाती है कि चलो सब्जी लेने चलते हैं, आप सब्जी को ऐसे उठा लेते हो। तो ऐसे उठा के आप खड़े अगर रहते हो, आप सिर्फ खड़े हो, कोई भी मूव नहीं कर रहे हो, तो वो क्या वर्क होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो वर्क नहीं होगा। वर्क के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? साइंस के अकॉर्डिंग अगर हमें वर्क को समझना है तो वहां पर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है, तभी किसी चीज को वर्क कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में यहां पर एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें हमें कहा गया है वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन। काम कब होगा, वर्क कब होगा? जब हमारे पास ये चार चीजों में से कुछ भी एक हो जाए। सबसे पहला काम यहां पर होता है अ मूविंग ऑब्जेक्ट ब्रिंग टू रेस्ट। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आपके पास आई, आपने उसको कैच किया, ठीक है, तो आपने उसकी मूविंग पोजीशन से उसको रेस्ट में लेकर आ गए। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसको रेस्ट में लेकर आ जाते हैं तो उसको वर्क कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या है? मान लो जो भी यहां पर बॉल है, अभी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो यहां पर 88 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है, सिर्फ गेस करने के लिए कह रहा हूं। जब इसको कोई कैच करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? यही बॉल है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर वेलोसिटी में जो चेंज आया है, जब भी वर्क होगा तो वेलोसिटी में चेंज जरूर आएगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे यहां पर ये लड़की इसको पुश कर रही थी, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कैबिनेट ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक जो है, इसको ये मूव कर सके। लेकिन मान लो एक लड़की और आ जाती है भाई, दोनों मिलके इस पे धक्का लगाती हैं। पहले इसमें क्या था भैया? इनिशियली ये क्या था? स्टार्टिंग में ही ये बिल्कुल रेस्ट में था, ये मूव नहीं कर रहा था। जब दो लड़कियां इस पर धक्का लगाती हैं तो रेस्ट से ये मूव करता है। मान लेते हैं जो भी इसकी पोजीशन है ये आगे की तरफ सरक जाता है, तो उसको कहा जाएगा वर्क डन, क्योंकि रेस्ट से ये मूविंग की पोजीशन में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पॉइंट को देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, जैसा यहां पर मैंने बॉल वाले केस में आपको बताया था, तो उसको वर्क डन
कहा जाता है। आपने बहुत सारा सामान इस तरह से कैरी कर रखा है, मम्मी के साथ गए हो सब्जियां लेने और आप मूव अगर कर रहे हो उसको लेके, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसे वर्क डन कहा जाएगा, लेकिन अगर स्टिल आप उसको लेके खड़े हो तो वर्क डन उसको नहीं कहा जाएगा। मूव कर रहे हो तो वर्क डन उसको कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर शेप ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो भी उसको वर्क डन कहा जाता है। लाइक जो रबर होती है, हम उसको इस तरह से खींचते हैं, उसकी शेप अगर चेंज हो रही है तो उसे वर्क डन कहा जाएगा। इसी तरह से रबर वाली जो चीजें होती हैं उनकी शेप अगर चेंज होती है फोर्स अप्लाई करने पर तो उसको वर्क डन कहा जाता है। कुछ कुछ वर्क के बारे में आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। अगर अभी तक भी क्लियरिटी नहीं मिली है तो नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे और क्लियर आपको ये हो जाएगा कि भैया एक्चुअल में वर्क क्या होता है। सो नेक्स्ट पेज पर हमारे सामने यहां पर आ जाता है साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। जो वर्क है उसका साइंटिफिक कंसेप्शन क्या है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। इसके लिए भी चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है, सबसे पहले पॉइंट में हमें यहां पर दिया गया है, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। भैया ये लड़की है, ठीक है, ये क्या करती है, ट्रॉली को अपनी तरफ मूव कराती है, अपनी तरफ से ये पुल करती है। पुल करने का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो मान लो ट्रॉली को ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रही है, और ट्रॉली क्या करेगी भाई, ट्रॉली को जब खींचेंगे तो वो मूव करती है। अगर ट्रॉली यहां पर मूव कर जाती है किसी भी डिस्टेंस पर तो वर्क डन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है भैया, फोर्स जो है, लड़की ने फोर्स अप्लाई की है और जो ट्रॉली है उसने एक डिस्टेंस यहां पर कवर किया है। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस को शो किया जाता है एस से, फोर्स को शो किया जाता है कैपिटल एफ से, ठीक है। वर्क डन कब होता है, जब फोर्स अप्लाई की जाए और कोई डिस्टेंस वहां पर कवर हो जाता है तो वर्क डन उसको कहा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर है, द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन ट्रॉली एंड इट डिस्प्लेस देयरफॉर वर्क इज डन। बिल्कुल यही बात मैंने आपको बताई है कि भाई जो गर्ल है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है इस ट्रॉली पर, और ये ट्रॉली डिस्प्लेस होती है अपनी इनिशियल पोजीशन से, मूव करती है इसकी साइड में, तो इसको वर्क डन कहा जाएगा। इस तरह से काम होता है। वर्क डन जब भी होगा तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर आप किसी भी दीवार को धक्का लगाते हो, भैया फोर्स तो लगा रहे हो, क्या दीवार जो है, वॉल जो है वो डिस्प्लेस होती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है? नहीं करती है ना। यहां पर क्या होगा, अगर दीवार को धक्का लगाते हो उसमें फोर्स तो इन्वॉल्व होगी बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसीलिए उसको वर्क डन नहीं कहा जाता। अब यहां पर हमारे पास कहा गया है भैया वर्क डन, यहां पर वही दो पॉइंट दिए गए हैं कि भैया पहला हो जाएगा यहां पर फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। भैया फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में कहता है बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये कार्ट है, ये डिस्प्लेस होगा, ये ट्रॉली जो है ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चली जाएगी, तो उस कंडीशन में वर्क डन होता है। दो चीजें शामिल होती हैं वर्क में, एक फोर्स होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक मिस हो गया तो उसको वर्क डन नहीं कहा जाएगा, दोनों चीजें होंगी तो ही वर्क डन इसको कहा जाएगा। वर्क में ही हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो भी वर्क डन होता है भैया वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि भैया पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा, ये एक्सप्लेन कर दो। तो तीनों का एक एक एग्जांपल देकर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, इन तीनों को समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, तीनों चीजों को समझ लेते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर से यहां पर ये लड़की आ गई है भैया अपनी ट्रॉली लेकर शॉपिंग करने। अब की बार ये पुल करने की बजाय ट्रॉली को पुश करती है, यानी कि आगे की तरफ धक्का लगाती है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करती है भैया, इस डायरेक्शन में ये F फॉर फोर्स अप्लाई करती है। F से फोर्स को डिनोट करते हैं। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करती है उसी डायरेक्शन में अगर ट्रॉली मूव कर जाए, इसने फोर्स अप्लाई करी तो इसी डायरेक्शन में मान लो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, S से डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की गई है, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रॉली का है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा भाई हमारा
पॉजिटिव वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन के लिए कंडीशन क्या होती है कि भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। दोनों की सेम डायरेक्शन अगर होगी तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। इसके बाद जीरो वर्क डन कब होता है उस चीज को समझ लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है इसका एग्जांपल हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब जीरो वर्क डन को समझने के लिए यहां पर आ जाते हैं। भैया हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक पर दो पर्सन है भैया। यहां पर एक है श्याम, एक है राम। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो भी राम है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है भैया 5 न्यूटन की। फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में मेजर किया जाता है। पीछे वाले चैप्टर्स में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। और जो भी यहां पर श्याम है भैया, श्याम कितनी फोर्स अप्लाई करता है? श्याम इस पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स अप्लाई कर देता है। जितनी राम इस पर फोर्स अप्लाई करता है उतनी ही श्याम इस पर अप्लाई कर देता है। फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है और एन से उसको शो किया जाता है। तो 5n का मतलब होगा 5 न्यूटन की फोर्स श्याम अप्लाई कर रहा है और 5 न्यूटन की फोर्स राम इस पर अप्लाई कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहां पर ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या होगा? जो भी वुडन ब्लॉक है उस पर जितनी फोर्स इस तरफ से लगाई जा रही है उतनी फोर्स ही इस तरफ से भी लगाई जा रही है। तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और इस कंडीशन में जो वर्क डन है, जो वर्क है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहां पर वर्क कितना हुआ भाई? जीरो हो जाता है। जैसे आप दीवार को धक्का लगाते हो ना, दीवार मूव होती है क्या? बहुत सारी फोर्स तो हमने दीवार पर अप्लाई कर दी लेकिन दीवार या वॉल जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो इसी तरह की कंडीशन हमारी यहां पर है भैया। वुडन ब्लॉक पर फोर्स तो अप्लाई की जा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। हमने यहां पर भैया पॉजिटिव वर्क डन समझ लिया, जीरो वर्क डन समझ लिया। आपके दिमाग में आएगा कि नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा। इसको इस पेज की बजाय समझने के लिए चलते हैं बाहर। नेगेटिव वर्क को समझने के लिए मैदान में आ गए हैं। हमें जरूरत होगी गाड़ी की। गाड़ी यहां पर डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का किस तरफ है? मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूं। आप देख सकते हो मैं जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूं उससे अपोजिट में गाड़ी यहां पर मूव कर रही है। तो इसी को कहा जाता है नेगेटिव वर्क। जो भी हमने ये बाहर एक्टिविटी की है इससे आपको क्या समझ में आया? अगर फोर्स हमारे पास, हमने क्या अप्लाई की थी भैया? फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तो इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा भैया? नेगेटिव वर्क डन होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव वर्क डन कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो उसे पॉजिटिव वर्क डन कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उसे जीरो वर्क डन कहा जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको नेगेटिव वर्क डन कहा जाता है। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, सभी के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। अब बारी आ जाती है यहां पर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि जो भी वर्क डन है, वर्क है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है भैया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क डन कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी वर्क डन होता है। तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर वर्क डन का फॉर्मूला हमारा बनता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो वर्क डन को कैपिटल W से शो किया जाता है, फोर्स को किससे शो किया जाता है भैया? कैपिटल F से। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से शो किया जाता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है ये क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू में F ऐसे, यानी कि W इक्वल्स टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने बन गया है। अब इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भैया W इक्वल्स टू में, आपको पता है ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू में F जो हमारा यहां पर है इसकी जगह पर पुट कर देंगे ma। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ma इनटू में यहां पर आ जाएगा ऐसे। तो वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला हम इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। मेन फॉर्मूला कौन सा रहेगा भैया? यही रहेगा। जस्ट इसमें हमने F की जगह पर ma पुट कर दिया। F इक्वल्स टू ma होता है तो ma पुट कर देंगे। जैसा क्वेश्चन हमें दिया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम F की वैल्यू एज इट इज भी रख सकते हैं। अगर हमें फोर्स दी गई है तो जस्ट फोर्स की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। अगर हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास और एक्सेलरेशन दिया गया है तो भैया F की जगह पर हमें ma
ए पुट करना होगा, उसके बाद मास की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लेना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है कि भैया जो भी वर्क होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो सिंपल है, यहां पर फोर्स जो है उसको किस में मेजर किया जाता है, मैंने आपको बताया था भैया न्यूटन में मेजर किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको मीटर में मेजर किया जाता है। तो जो भी एसआई यूनिट है वर्क की वो हो जाएगी न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को हम जूल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो भी एसआई यूनिट ऑफ वर्क है उसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं या फिर जूल भी उसको बोल सकते हैं, कैपिटल जे से भी इसको शो कर सकते हैं। ज्यादातर जगह पर आपको कैपिटल जे का यूज होता हुआ ही दिखाई देगा। तो सिंपल वे में ये समझ लो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो हो जाएगी हमारी जूल। वर्क से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। हमने एक्चुअल में समझा कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, वर्क के अलग अलग हमने एग्जांपल्स लिए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होता है, और वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको भी हमने समझ लिया। तो वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट हमारा होता है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट पेज से शुरू करना है भैया एनर्जी के बारे में, तो उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। वर्क को हमने पीछे वाले पेजेस पर कंप्लीट कर लिया है, शुरुआत करेंगे इस पेज से एनर्जी की। तो भैया एनर्जी की अगर हम बात करें क्या होती है एनर्जी, ये तो समझेंगे, लेकिन एनर्जी हमें मिलती कहां से है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हम खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसी तरह से अलग अलग चीजें हैं उनको अलग अलग चीजों से एनर्जी मिलती है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एनर्जी से रिलेटेड, इनको समझते हैं, उसके बाद ये समझ पाएंगे कि भैया एनर्जी क्या होती है। तो यहां पर हमें सबसे पहला पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड दिया है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी सन है ना वो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। आप कहोगे भैया धूप ही तो हमें मिलती है, भैया हम खाते जो है ना वो खाना इसी सनलाइट की वजह से हो पाता है। पता है ना, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे वो अपने लिए खाना बनाते हैं और प्लांट ग्रो करता है। तो जितने भी हमारी इस अर्थ पर पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे किस वजह से हैं भैया, इस सनलाइट की वजह से ही हैं। तो सनलाइट जो है यानी कि सन जो है ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पर रहने वाले हर एक लिविंग थिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनर्जी ऑल्सो गेट फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। हमने केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ा था कि भैया एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हमारा कोई पॉइंट आया होगा। तो यहां पर जो भी एटम होता है उसके न्यूक्लियाई जो भी न्यूक्लियस होता है उससे भी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर है, एनर्जी ऑल्सो गेट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है भैया उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, इतनी हीट है कि जो अंदर की तरफ है जो कोर है अर्थ का वो बिल्कुल मेल्ट है। वहां पर जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो बिल्कुल तरल अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स उसके अंदर हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में है, इतनी हीट है। तो अर्थ जो है उसके अंदर से, अर्थ के अंदर से भी हीट मिलती है जिसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। अब जो भी हमारी ये एनर्जी है इसके अलावा क्या और भी पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो कि भैया यहां से एनर्जी मिलती है। भैया वाटर से भी एनर्जी मिलती है, एयर से भी एनर्जी मिलती है। एयर से जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं हम विंड एनर्जी, जो पानी से मिलती है उसको हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे एनर्जी हमें मिलती है। तो भैया ये एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हमें दिया है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है वर्क को करने की, उसको ही एनर्जी कहा जाता है। यहां पर हमें इस बारे में दिया गया है, पहला पॉइंट है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क। भैया हम जितना काम करते हैं ना, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, उस पर कितनी एनर्जी लगेगी, ई एनर्जी लगेगी। ठीक है, जितनी एनर्जी हम लगाएंगे उतना ही वर्क होता है, यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आपने समझ लेना है। और एनर्जी होती क्या है वो तो आपको बता ही दिया गया है कि भैया वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहा जाता है। जो भी हम एनर्जी लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल वो हो जाती है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आपने समझ लेना है कि वर्क एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है,
वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी। जो भी बॉडी, मान लो यहां पर मेरे पास ये कोई पर्सन है और ये पर्सन पुश कर रहा है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो भी ये पर्सन है ये क्या करेगा, इस पर्सन में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, और वो एनर्जी जो कम हुई है वो मिलेगी ना किसी को। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताता है बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। भैया जो भी ये पर्सन है, जो भी ये काम कर रहा है, ये एनर्जी लूज कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, जिस पर ये काम कर रहा है। यानी कि इस पर्सन में जो एनर्जी है वो कम होती है, और जिस ऑब्जेक्ट पर ये वर्क कर रहा है उसमें एनर्जी हाई हो जाती है, उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, पर्सन की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहां से इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं पर एनर्जी कम होगी तो कहीं पर एनर्जी बढ़ती जरूर है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपने समझना पड़ेगा, इट्स एसआई यूनिट इज जूल। जो भी वर्क है और एनर्जी है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जो इनकी एसआई यूनिट होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि जो एनर्जी है उसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। और जो भी ये जूल है इसको हम कैपिटल जे से भी शो कर सकते हैं, पीछे वाले पेज पर मैंने बता दिया था। तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों की एसआई यूनिट भी सेम रहेगी। एनर्जी के बहुत बेसिक पॉइंट हमने समझ लिए हैं। अब किस किस तरह की एनर्जी होती है, किस किस फॉर्म में एनर्जी होती है, इसको हमें समझना है। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। एनर्जी को समझने के बाद एनर्जी की जो फॉर्म्स यहां पर लिखी गई हैं, इनके अलावा और भी एनर्जी की फॉर्म्स हो सकती हैं, तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। उसके बाद दो एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना है। तो सबसे पहले बात यहां पर करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। भैया काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कब होती है, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे किसी क्रिकेटर ने, जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया, अब ये बॉल जो है ना मोशन में है, तो इस मोशन के दौरान इसमें क्या होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जो भी मोशन वाली चीजें होती हैं, जो भी मोशन कर रही होती हैं, जो भी मूविंग पोजीशन में होती हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत सिंपल वे में इसको हमने समझा दिया। इसके बाद यहां पर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप में हम चेंज लेकर आते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाइक रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम ऐसे खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं तो हमारे चोट लगती है, तो वो एनर्जी उस रबर बैंड में कहां से आई, उसकी शेप चेंज जब हमने की तो उसमें क्या आ गई भैया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने यहां पर है, बो एंड एरो। भैया हम जो स्ट्रिंग होता है उसकी शेप चेंज करते हैं, स्ट्रिंग ऐसे सीधा होता है, हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब हम छोड़ते हैं तो जो भी एरो है भैया वो सामने टारगेट की तरफ चला जाता है। तो ये एनर्जी कहां से आती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये कब आती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में चेंज करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में आती है। बात करेंगे नेक्स्ट भैया हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी हमें सन से भी मिलती है, थोड़ी थोड़ी हीट मिलती है, अर्थ से भी मिलती है हमें, और जो हीट एनर्जी है वो हम यहां पर फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं वहां से भी मिलती है। हीट एनर्जी की वजह से हमारे लिए खाना पक पाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे भैया नेक्स्ट केमिकल एनर्जी की। भैया केमिकल एनर्जी हमें केमिकल्स से मिलती है, केमिकल्स जो है उनको एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और एक एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी भी कह सकते हैं हम उसको। जैसे सेल्स होते हैं भैया, सेल्स जो है वो केमिकल एनर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेल्स जो होते हैं उनको हम टॉर्च के अंदर डालते हैं, बटन ऑन करते हैं तो टॉर्च जो है ना वो इग्नाइट हो जाती है। तो यहां पर जो भी सेल्स हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो भी बल्ब होता है वो ग्लो होता है। टीवी, अगर आप टीवी में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल फोन में देख रहे हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस किस पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे भैया लाइट एनर्जी की। सन से हमें लाइट मिलती है, जो भी ट्यूबलाइट है वहां से भी हमें लाइट मिलती है, तो ये भी एक एनर्जी है। और इस लाइट एनर्जी की वजह से ही जो सन से हमें मिलती है, प्लांट्स को मिलती है, इसी लाइट एनर्जी की वजह से प्लांट अपने लिए फूड क्रिएट कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भैया साउंड एनर्जी की। आपने देखा है ना डीजे, आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जरूर, वायरल वीडियोस इंस्टाग्राम पर अगर आपने देखी हो, तो डीजे जो है ना वो बहुत तेज साउंड करता है, वो इतना तेज साउंड करता है कि ग्लास वगैरह जो होते हैं ना वो भी ब्रेक हो जाते हैं। तो भैया साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और साउंड पर क्लास 9th में एक डिटेल चैप्टर भी आ जाता है, वहां
वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भैया न्यूक्लियर एनर्जी की। एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उससे एनर्जी मिलती है, एटॉमिक एनर्जी आप समझते हो। न्यूक्लियर एनर्जी भी कुछ इसी तरह से होती है। सेकंड यहां पर लास्ट यहां पर हमारे पास है सेकंड लास्ट विंड एनर्जी। जो एयर होती है भाई, जो हमारे यहां पर क्या होता है, जहां पर तेज हवाएं चल रही होती हैं वहां पर विंड टर्बाइंस लगाए जाते हैं। गुजरात वगैरह साइड में आपने ये काफी देखे होंगे, राजस्थान में भी ये काफी लगे हुए हैं। तो वहां पर जो हवा तेज चलती है उससे विंड जो है उससे एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाई जाती है, मैकेनिकल एनर्जी भी वहां पर जनरेट की जाती है। विंड एनर्जी से वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आ जाता है भैया टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कहां पर होती है, जो समुद्र में लहरें बनती है ना, वहां से ये एनर्जी बनाई जाती है। लहरों से भी एनर्जी जनरेट की जाती है, उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। इसके अलावा भी एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे मरीन एनर्जी हो सकती है, जो समुद्र यानी कि सी है उसके अंदर से मरीन एनर्जी हमें मिलती है। कई सारी एनर्जी की और भी फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स के। अब दो ऐसी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जिनको हमें डिटेल में समझना है। कौन कौन सी हैं भैया, हमारे पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो इन दोनों जो भी हमारी ये मैकेनिकल एनर्जी हैं, इन दोनों को हमें डिटेल में समझना है। अब आप कहोगे भैया मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पर आ जाओ। इसमें दिया गया है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से उसमें होती है, या फिर उसकी पोजीशन या फिर शेप चेंज की वजह से उसमें होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक, दूसरा होता है पोटेंशियल। अब जो भी हमारी ये दोनों की दोनों मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, इनको एक एक करके हमें डिटेल में समझना है। तो भैया सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हमें समझने हैं। पहला होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन डेफिनेशन के साथ इस वाले पेज पर भी समझ लेते हैं। सो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में हमें दिया गया है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। भैया कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो एक एनर्जी अप्लाई करता है, उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। सिंपल वे में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें किस तरह की एनर्जी होती है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन यहां पर हो जाती है। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई इस तरह से मूविंग बॉल है, क्रिकेट में बैट्समैन हिट करता है बॉल को, उसमें मोशन आ जाता है, वो मूव कर रही होती है। तो उस मूव करने की वजह से उसमें क्या होती है भैया, इस मूविंग बॉल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, अच्छी तरह से काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल्स में हमारे सामने यहां पर है रनिंग वाटर। भैया पानी जो है ना वो मूव कर रहा है, रिवर के अंदर पानी मूव कर रहा है, तो मूविंग वाटर में मोशन है पानी में, तो मोशन की वजह से क्या होगा भैया, काइनेटिक एनर्जी होगी। पानी क्या करता है भाई, किसी चीज से टकराता है, मिट्टी का कटाव भी कर देता है, या फिर किसी चीज से टकराता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है मूविंग वाटर। ठीक है, इसी तरह से मूविंग स्टोन होता है भैया, पत्थर आता है किसी को लग जाता है, वो इंपैक्ट है, वो एनर्जी होती है उसमें, उसकी वजह से किसी को लग जाता है तो चोट लग जाती है। कभी भी ये नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो जो भी मूविंग स्टोन होता है भैया उसमें भी क्या है, मोशन है, तो उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह से भैया मूविंग बुलेट होता है, सीआईडी देखते हो, इंस्पेक्टर दया आता है गोली चलाता है, सॉरी वो तो दरवाजा तोड़ता है ना, तो सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन के अंडर जो वर्क करते हैं इंस्पेक्टर अभिजीत, वो गोली चलाते हैं। तो भैया गोली चलाने में क्या होता है, गोली चलाने में बुलेट मूव करती है, तो बुलेट जो होती है मूविंग बुलेट, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह से भैया मूविंग कार जो होती है, कार आपने देखा है ना, कोलिजन होता है कार का किसी चीज से, मान लो कार मूव कर रही है और किसी चीज से वो टकरा जाती है तो वो काफी हार्मफुल होता है, एक्सीडेंट उसको कहा जाता है। तो वो इस तरह का इंपैक्ट क्यों हो पाया, क्योंकि मूविंग कार में क्या होता है भैया,
काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह से मूविंग बॉल का मैंने एग्जांपल दिया भैया, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के। एक एग्जांपल आपके क्लासरूम से दे देता हूं। आप अपने स्कूल जाते हो, क्लासरूम में जाते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप इधर उधर बातें करने में लगे हुए हो, टीचर आपका पता लगा लेता है कि भैया इस कंसंट्रेट नहीं है इसका कॉन्सेप्ट पर, तो टीचर तो चौक तोड़ता है, फेंक के मारता है। तो जो चौक मूव करके आपकी तरफ आया है उसमें भी क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम बात करेंगे भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है भैया उसको सबसे पहले फॉर्मूला इसका हम डिराइव करते हैं। तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता है ना, वर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे से शो किया जाता है। और सिंपल कुछ चीजें, जब एनर्जी की हमने शुरुआत की थी उस वाले पेज पर मैंने क्या बताया था आपको कि वर्क इक्वल होता है हमारा यहां पर एनर्जी के, और जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है इसको ई से डिनोट किया जाता है। इस तरह से कैपिटल ई लिखा जाता है और ई के नीचे छोटा सा के लिख दिया जाता है। यानी कि जो भी ये एनर्जी है वो किस तरह की है भैया, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से शो किया जाता है। तो वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये मैंने पीछे वाले पेजेस पर बता दिया था। इसके अलावा मोशन जो आपका चैप्टर था उसमें आपने कुछ इस तरह की इक्वेशन पढ़ी होगी मोशन की, 2a ऐसे इक्वल होता है हमारा यहां पर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर के। u क्या होता है भैया, इनिशियल वेलोसिटी होता है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है, a एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी मोशन की, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। इस s की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेते हैं। तो भैया s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। जो भी हमारा s के साथ 2a मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में 2a। अब जो भी हमारी ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को आपने ध्यान से देखना है। s की जो भी वैल्यू यहां पर हमें मिलती है, s इक्वल्स टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2a, इस वैल्यू को यहां पर s की जगह हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इक्वल्स टू में जो हमारा यहां पर f है उसकी वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। और f की वैल्यू क्या होती है भैया, f इक्वल्स टू में मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था ma होती है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। तो जो भी हमारा f यहां पर आपको दिखाई देता है इसकी जगह पर हमें पुट कर देना है भैया ma, और जो भी हमारा s यहां पर है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू हमें पुट कर देनी है। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहां पर, v स्क्वायर माइनस में यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर, ब्रैकेट इस पे लगा देंगे और डिनोमिनेटर में इसके क्या आ जाता है भैया, 2a आ जाता है। अब यहां से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको मोशन ऑफ इक्वेशन चाहिए और F इक्वल्स टू ma की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जस्ट फोर्स की वैल्यू और जो भी यहां से हमें s की वैल्यू मिलती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती है, उसको पुट हमें कर देना है। अब यहां पर ध्यान से देखना है आपने कि भैया नीचे a है ऊपर a है, दोनों जगह पर a मिल जाए तो हमें क्या करना है भाई, a से a को काट देना है। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से समझा है MKR से, तो यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू हमारी होती है उसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहां पर जो भी मेरा वर्क है इक्वल्स टू में मैं 1 कॉमन ले लेता हूं। ऊपर की साइड जो भी मेरी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज हैं, इनमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन किसी भी वैल्यू से लिया जा सकता है। 1 कॉमन लेते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है वैल्यूज में, ठीक है। 1 कॉमन मैंने ले लिया। नीचे क्या बचा है भाई, मेरा 2 बचा है, तो इस 1 के नीचे 2 लिख देता हूं। इसके अलावा मेरे पास क्या बचा है भैया, m यहां पर आ जाता है, तो 1/2 यहां पर आ जाएगा m। अब लेट्स सपोज करो कि जो भी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, जो भी हमारी ये बॉल है, ये कहां से मूव, मोशन इसका कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जा रहा है यहां पर, और इसकी वैल्यू लेट्स सपोज हमारी 0 हो जाती है। तो देखो यहां पर हमारी जो ये u है इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये आपने समझना है। तो यहां पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा भैया, v स्क्वायर माइनस में आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर, और u की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है, 0 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, w इक्वल्स टू में 1/2 यहां पर आ जाएगा
हमारे पास v और हमारे पास सॉरी m आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर ये वाली वैल्यू है ये तो जीरो हो गई, बचेगा क्या यहाँ पर v स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर। तो भैया जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है वो कितना वर्क डन करता है, हाफ mv स्क्वायर वो वर्क डन करता है। आप कहोगे भैया वर्क डन थोड़ी फाइंड करना था, हमें तो एनर्जी फाइंड करनी थी। तो आपको पता होना चाहिए वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल ही ये होते हैं। तो यहां से हमें जस्ट क्या करना है, वर्क है भैया यहां पर, वर्क किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं भैया एनर्जी, और ये किस तरह की एनर्जी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से एनर्जी है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ई के, छोटा सा के यहां पर लिख देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ जाएगा। वर्क की जगह पर हमने लिख दिया यहां पर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो एज इट इज आ जाएगा, 1/2 यहां पर आ जाएगा हमारे पास, हाफ इसको कहेंगे, और एम वी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में इन टेक्स्ट यानी कि जो चैप्टर है उसके बीच में भी दिए गए हैं, और चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है उसमें भी दिए गए हैं। जो भी चैप्टर के बीच वाले न्यूमेरिकल्स हैं या फिर लास्ट में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स को भी डिटेल में समझ लेना है चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। सो जो भी हमारी यहां पर फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उसकी हमने डेफिनेशन समझ ली, एग्जांपल्स ले लिए, और किस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा टाइप भी समझना है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा टाइप होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और फॉर्मूले, तीनों चीजों को इसी पेज पर समझ लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें दिया गया है द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। भैया ये दो वजह से होती है, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है उस वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको चेंज करने से जो एनर्जी जनरेट होती है भैया, जो चेंज इन शेप की वजह से होती है वो भी हमारी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है। एग्जांपल आपको समझा देता हूं। देखो गाइज, आपने इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो देखा होगा, इसको कहा जाता है स्लिंग शॉट, हिंदी में इसको गुलेल कहा जाता है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आपके एरिया में जो भी ये है स्लिंग शॉट, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना है कि भैया स्लिंग शॉट को हमारे यहां पर ये कहा जाता है। स्लिंग शॉट जो है इसमें रबर लगी होती है भैया, इस रबर में हम एक पत्थर रखते हैं, उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो यहां पर जो भी रबर है उसकी शेप में चेंज होता है। तो चेंज इन शेप से क्या होती है भैया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। जब हम छोड़ते हैं तो वो पत्थर दूर चला जाता है, ठीक है। तो वो किस वजह से हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। बो एंड एरो यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रिंग को हम पीछे की तरफ पुल करते हैं तो भैया चेंज इन शेप होता है यहां पर। तो इस चेंज इन शेप की वजह से बो एंड एरो जो है पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। जो भी हमारी बॉल्स होती हैं भैया, बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, जब हम दीवार पर मारते हैं तो वो एक साइड से थोड़ा सा पिचक जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो बाउंस करके वापस हमारी तरफ आ जाती है। तो ये किस वजह से हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। इसी तरह से ढेरों एग्जांपल होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। यहां पर हाइट जो है ना, मतलब जो पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की, उसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। एग्जांपल इसका समझाना पड़ेगा। मान लो यहां पर आपके सामने, मतलब ये कोई ऊपर पॉइंट है, यहां पर कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पत्थर इस तरह से गिर जाता है, ठीक है। तो ये पत्थर क्या होगा, ये पत्थर जब गिरेगा तो नीचे कोई भी चीज होगी उस पर इंपैक्ट करेगा। इसमें एनर्जी कहां से आई, इसकी जो पोजीशन है ना उसकी वजह से आई। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर है तो उसमें क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर एग्जांपल में है वाटर कैप्ट इन डैम। जो भी डैम होते हैं, बांध होते हैं भैया, उसमें पानी को बंद करके रखा जाता है, हाइट पर रखा जाता है, ठीक है। तो हाइट पर पानी को बंद करके रखा गया है तो क्या होगा भैया,
पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर रखा जाता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद जो स्प्रिंग होता है भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। स्प्रिंग जो होता है उसको हम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप में चेंज आता है, छोड़ते हैं तो वो एकदम से उछलता है, तो उसमें एनर्जी कहां से आई भैया? एनर्जी उसकी शेप में चेंज होने की वजह से आई। और शेप में चेंज होने वाली जो भी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो बो होता है हमारा यहां पर बो एंड एरो होता है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। रबर बैंड जो होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। रबर बैंड को ऐसे खींचो उसके बाद छोड़ दो तो आपको चोट लगेगी। वो किस वजह से हुआ? रबर बैंड में एनर्जी जो जनरेट हुई उसकी शेप चेंज होने से उस वजह से उसमें एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, जिसकी वजह से आपको चोट लगती है। इसी तरह से जो ये स्लिंग शॉट होता है, हिंदी में इसको गुलेल कहते हैं, इसमें भी एनर्जी कहां से आती है? रबर बैंड को इस तरह से पीछे की तरफ खींचा जाता है तो इसमें भी क्या होगी भैया? पोटेंशियल एनर्जी होगी। कई सारे एग्जांपल्स हमने यहां पर समझ लिए हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा गया है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कई सारे एग्जांपल समझने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर यहां रखा गया है तो इसमें किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है? फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर रख देते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, इस चीज को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट हैं, इनको क्लियर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट यहां पर आता है कि भैया ग्रेटर मास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। जो भी ये स्लिंग शॉट होता है, गुलेल होती है, इसमें आप एक छोटा पत्थर रख के आप ठीक है इसको पीछे खींच के छोड़ते हो, उसके बाद एक बड़ा पत्थर रख के खींचते हो। ठीक है, छोटा पत्थर होता है तो वो इंपैक्ट कम करता है, जिस भी चीज से वो टकराएगा। लेकिन इसमें बड़ा पत्थर आपने रखा है ना तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मास बढ़ने के साथ साथ जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इसको पीई से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली यहां पर प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी कि यहां पर मास अगर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर ज्यादा होती है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको या तो हम पीई से डिनोट कर सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी को एनसीईआरटी बुक में किस तरह से डिनोट किया गया है भाई? ई लिखा गया है, उसके बाद यहां पर छोटा पी लिख दिया गया है। तो ये किस तरह की एनर्जी हो जाएगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसको पीई से भी आप शो कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ये है, इसमें क्या होता है? मास अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ग्रेटर हाइट ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। ऑब्जेक्ट को जितनी ज्यादा हाइट पर रखेंगे उतनी ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर से गिरता है तो ज्यादा इंपैक्ट करता है, और कम हाइट से गिराते हैं तो वो कम इंपैक्ट करता है। तो हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्रेटर स्ट्रेचिंग ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। भैया जो भी हमारा ये स्लिंग शॉट होता है या फिर बो एंड एरो होता है, हम इसको जितना पीछे खींचेंगे उतनी ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं उतनी ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होती है। स्ट्रेचिंग और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वाले पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं। तीनों पॉइंट को हमने यहां पर क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। एक सिंपल बात आपको पता है कि भैया वर्क जो है वो इक्वल होता है हमारा एनर्जी के। पीछे वाले पेज पर भी मैंने बताया था, इस वाले पेज पर भी मैंने बता दिया। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई? वर्क इक्वल्स टू में होता है हमारे पास एफ इंटू एसी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर हाइट पर रखा जाता है, ठीक है, हम किसके लिए यहां पर फॉर्मूला बना रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा गया है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका पता हम कर रहे हैं। यहां पर जो भी हमारा एफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यहां पर मैं बीच में लाइन लगाता हूं, आपको पता है ना, एफ इक्वल्स टू में क्या होता है हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा गया है तो ग्रेविटी वाला चैप्टर याद है आपको? जो भी ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है उस पर किस तरह का एक्सेलरेशन होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारी? एम। ए की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल जी आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी वाला चैप्टर आपने सही से समझा होगा तो आपको ये
पता होगा पहले से कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है उसमें किस तरह की फोर्स होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अगर ग्रेविटी वाला चैप्टर समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उसको भी देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। सिर्फ ग्रेविटी का ही क्यों, सभी के सभी चैप्टर जो साइंस के हैं सभी की वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मैं कर दूंगा। पूरी बुक कंप्लीट आप कर सकते हो, हर एक चैप्टर साइंस का समझ सकते हो। सभी चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में अरेंज करके प्लेलिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो जो भी हमारा यहां पर फोर्स होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो भैया जो भी हमारा ये एफ है इसकी जगह पर हम एम जी रख देते हैं, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा यहां पर फोर्स की जगह पर आ जाएगा एम जी एस आ जाएगा। अब दूसरी चीज यहां पर समझनी पड़ेगी, जो भी ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा गया है भैया वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करता है भैया, वो जितनी भी हाइट होती है उसकी, अर्थ से ऊपर उसकी जितनी भी हाइट होती है वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा एस के इक्वल होता है। जो भी यहां पर ये दूरी तय करता है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ना। तो ये कितनी दूरी तय करता है, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, यानी कि एच और एस एक दूसरे के यहां पर इक्वल होते हैं। तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा भैया, वर्क इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास एम जी, और जो भी यहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एम जी एच, और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता ही दिया है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो भैया जो भी वर्क है मेरा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई वर्क जो है ना ये एनर्जी होगा, और किस तरह की एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर रखा गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ई पी से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर एम जी एच इसका फॉर्मूला बन जाता है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है भैया उसका फॉर्मूला आपके सामने यहां पर मैंने बना दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने पीछे वाले पेज पर बना लिया था। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इन फॉर्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेगा। जो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हमने समझा। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भैया उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। मैकेनिकल एनर्जी के दोनों टाइप्स को बहुत डिटेल में समझने के बाद अब बारी आ जाती है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें कई सारे एग्जांपल्स हमें समझने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो यहां पर यह कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये लॉ हमें कहता है कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो भैया एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, तो एनर्जी का किया क्या जा सकता है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहां पर हमें वही दिया होगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी की जो भी एक फॉर्म है, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज किया जा सकता है किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो किस किस तरह से एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इसके कुछ एग्जांपल्स हमें लेने होंगे। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है भैया, ये कहां पर लगा होता है, डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, डैम बनाए जाते हैं, इस तरह से ऊपर जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है। जो भी पानी हाइट पर हम स्टोर करते हैं उसमें क्या होता है भैया, पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद पानी को एक पाथ दिया जाता है, रास्ता दिया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है, टरबाइंस लगे होते हैं। ठीक है, यहां पर जनरेटर्स लगे होते हैं। तो पानी का जब जनरेटर के फ्लिप्स से टकराता है तो वो जनरेटर को मूव कराता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर किसमें कन्वर्ट किया गया भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो क्या करते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पर जो एनर्जी है वो किसकी है, पानी की एनर्जी है। तो हाइड्रो एनर्जी कहेंगे हम इसको, हाइड्रो एनर्जी भी बोल सकते हैं। और ऊपर इसको स्टोर करके रखा गया है पानी को, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें होती है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल में है थर्मल पावर प्लांट। जो भी भैया थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या रखते हैं,
कोयला रखा जाता है, ठीक है। जो भी कोयला है उसको बर्न किया जाता है, तो कोयले के बर्न करने पर हमें क्या मिलती है भैया, हीट मिलती है। तो यहां पर हीट जो है, हीट से क्या किया जाता है, जो भी जनरेटर्स हैं उनके फ्लैप्स को मूव कराया जाता है। तो हीट से यहां पर हमें उसके बाद जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर जो भी कोयला है उससे हीट मिलती है और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट यहां पर जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको पता है ना, सन से आप जो भी प्लांट्स होते हैं उनको क्या मिलती है भैया, लाइट मिलती है। तो सन से यहां पर क्या मिली भैया, लाइट एनर्जी मिलती है। अब इस लाइट एनर्जी का प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिससे प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं। तो लाइट एनर्जी से वो क्या करते हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो लाइट एनर्जी का यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है भैया, केमिकल एनर्जी में होता है। तो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दे दिए हैं कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस तरह से थर्मल एनर्जी जो होती है उसको चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से लाइट एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा। यहां पर लास्ट वाला एग्जांपल हमारा यही है, प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसको हम सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं, लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो जो भी सोलर एनर्जी है, सन से मिलने वाली एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है भैया, प्लांट्स करते हैं। इसके अलावा आपने कभी ना कभी साइकिल जरूर चलाई होगी। तो साइकिल में क्या होता है, हम हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है भैया, उसको हम जो पेडल्स होते हैं उसको मूव कराने के लिए करते हैं। तो जो मसल्स पावर है उसका यूज किया जाता है, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं भाई, साइकिल को मोशन में लाने के लिए यूज करते हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो कहां से मिलती है भैया, जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है। तो यहां पर जो हमारी बॉडी साइकिल चला पाती है वो किस वजह से हो पाता है, केमिकल एनर्जी की वजह से। हम जो पेडल्स होते हैं साइकिल को, उनको हम पुश कर पाते हैं और साइकिल किस तरह से मूव करने लगती है। तो यहां पर केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइकिल मूव करने लग जाती है। तो कौन सी एनर्जी होगी भैया, मोशन वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज करते हैं जब हम साइकिल चलाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी जो गाड़ियां हैं, बाइक चलाई होगी आपने, तो वहां पर पेट्रोल होता है भैया। पेट्रोल से वहां पर क्या होता है, हीट एनर्जी बनती है। जो भी इंजन्स होते हैं, इंजन्स के अंदर पेट्रोल को इग्नाइट करते हैं। तो जो भी हमारा यहां पर भैया हीट एनर्जी होती है, बाइक में क्या होगा भैया, हीट एनर्जी जो है वो किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो देती है। क्योंकि वहां पर जो भी पेट्रोल है उसके इग्नाइट करने से हीट मिलती है, हीट से इंजन को पावर मिलती है, जिससे बाइक मूव करने लग जाती है। और मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कौन सी होती है भैया, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह से कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आपको भी कोई एग्जांपल पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हमारी ये दो मैकेनिकल एनर्जीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका पता लगाएंगे। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन की बात करें, तो यहां पर हमें बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहां पर ध्यान देना है, पूरा का पूरा फोकस आपका स्क्रीन पर होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है अ स्टोन ऑन हाइट। भैया एक स्टोन हमने यहां पर लिया है, इसको किसी हाइट पर हमने रख दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हाइट पर रखते हैं तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको बताई थी ये बातें। इसके बाद यहां पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम पीई से डिनोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको के से डिनोट किया जाएगा। तो कोई भी हमारा स्टोन है, पत्थर है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको हाइट पर जब रखा है तो उसमें क्या होगा भाई, पीई होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर हम कहें कि भैया जो भी पत्थर को हाइट पर रखा गया है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि ये मूव तो कर ही नहीं रहा है। मूव करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो हमने जस्ट इसको वहां पर किसी हाइट पर रख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसमें जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है पीई है, मान लेते हैं वो इसमें भैया यहां पर 10 होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इसी पॉइंट पर इसकी कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो वहां पर फिक्स है, मूव तो ये कर ही नहीं रहा है। तो यहां पर जो भी हमारा हाइट पर रखा हुआ स्टोन है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सप्लेन मैंने कर दिया। इसके बाद कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल,
अब क्या किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा ये स्टोन है, इसको हम फ्री फॉल कर देते हैं, यानी कि ऐसे है ना, जस्ट इसको छोड़ देते हैं। तो भैया ये नीचे की तरफ ग्राउंड जो हमारा यहां पर है इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लो ये मूव करता करता यहां पर आ जाता है, इस वाले पॉइंट पर आ जाता है, इसे कहेंगे हम ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट पर आप मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, हाइट अगर कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लेते हैं यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 7 हो जाती है, ठीक है, हाइट कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है, 7 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भैया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज की है, मोशन में आ गया ना, जब हम इसको छोड़ेंगे पत्थर को तो इस तरह से ये मोशन में आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ेगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज की है उतना ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ए वाले पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी हो जाएगी भैया, 3 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखो यहां पर कैलकुलेट करके देखो, 10 प्लस में 0, ओवरऑल जो एनर्जी है वो कितनी है भैया, 10 है। 7 प्लस में 3, यहां पर भी ओवरऑल जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 है भैया। इसके बाद ये आगे बढ़ता चलता रहता है, यहां पर बी पॉइंट पर आ जाता है। तो बी पॉइंट पर आने पर बताओ कितनी होगी इसमें भैया पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल वे में आप मुझे कह दोगे कि भैया हाइट और कम हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी। मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 4 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्राउंड की तरफ वो बढ़ रहा है तो जी की वजह से एक्सेलरेट करेगा ये स्टोन। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। ओवरऑल यहां पर भी देखेंगे 4 प्लस 6 ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझो, हम मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन ये और आगे चलता है, जस्ट ये ग्राउंड को टच करने वाला है, ठीक है। इसने क्या किया है, पत्थर ने आगे मूव करता रहा, फ्री फॉल के अंडर है, तो ये जस्ट ग्राउंड को टच करने वाला है, बिल्कुल मतलब इतना सा बाल जो होता है ना उससे जितना ये ऊपर है ग्राउंड से। तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा भैया, इस वाले पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं भैया, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है और जो भी यहां पर काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, जस्ट ग्राउंड को बिल्कुल ये टच करेगा जैसे ही। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब टच करने से जस्ट मतलब बिल्कुल 1 मिलीमीटर पहले, और जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो वहां पर हाईएस्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 10 हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो जितनी लूज हुई है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही गेन हो गई है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, इसी चीज को यहां पर लिखा गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल पीई गोज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी। जैसे देखो 7 हो गई, उसके बाद 4 हो गई, उसके बाद 0 हो जाती है। जब भी हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। एज हाइट गोज डिक्रीजिंग, हाइट कम होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एंड के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीजिंग एज वेलोसिटी ऑफ स्टोन इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा, और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी में इंक्रीज होता है भैया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी। एट द टाइम स्टोन रीचेज द ग्राउंड, जैसे ही ये स्टोन यहां पर ग्राउंड पर रीच करेगा, पीई बिकम्स 0, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। एंड के ई इज द मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यानी कि 10 हो जाएगी। तो समझ में आया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर रखते हैं, उसका फ्री फॉल जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंक्लूजन हमने यहां से फाइंड किया है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा यहां पर कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल के अंडर होता है तो वहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। मैंने आपको ये वैसे तो समझा ही दिया है कि आप किसी भी पॉइंट पर एनर्जी का टोटल देखोगे तो वो आपको एक ही वैल्यू देगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर देख लो, ए वाले पर देखोगे 10 है, बी वाले पर देखोगे 10 है, जहां स्टार्टिंग किया था वहां भी 10 है, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले भी ये 10 प्लस 0 10 ही होता है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमें निकलकर
आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा कितना है 10 इज द कांस्टेंट वैल्यू, यहां पर भी हमारा ओवरऑल 10 होता है, यहां पर भी 10 होता है, यहां पर भी 10 होता है। तो इस वाली कंडीशन में जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है भैया 10 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया किसी भी पॉइंट पर जब हम देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंडर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो उनका ओवरऑल क्या होगा भैया एडिशन, यानी कि उनका सम जो होगा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पीछे वाले पेजेस पर हमने कई सारे एग्जांपल्स लिए थे और इस वाले पेज पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिश्ता बनता है, क्या रिलेशन संबंध बनता है, इसको भी हमने समझ लिया है। तो अब चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है भैया पावर। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है पावर। आपके अकॉर्डिंग पावर का मतलब क्या होता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। साइंस के अकॉर्डिंग पावर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो भैया पावर का मतलब क्या होता है, जो भी पावर हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको पावर कहा जाता है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है भैया, ये एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना ये डेफिनेशन ही है। पावर की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, उसको कहा जाएगा भैया पावर। इसी तरह से देखो यहां पर लिखी गई है इसकी डेफिनेशन, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। भैया जो भी यहां पर पावर है पर यूनिट टाइम में कितना रेट ऑफ वर्क किया गया है, कितना वर्क किया गया है, इसी को पावर कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई वाट होती है। और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, जो भी पावर होता है उसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, P हो जाएगा इक्वल्स टू में वर्क करने की रेट को कहा गया है। तो भैया इसमें वर्क ऊपर आ जाएगा और अपॉन में टाइम पर यूनिट टाइम की बात कहता है तो यहां पर आ जाएगा T। अब यहां पर आप क्या कह सकते हो कि जो भी हमारा ऊपर की तरफ वर्क है, वर्क को किस में मेजर किया जाता है जूल में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो जो भी वाट इसकी यूनिट है भैया, वाट इसकी यूनिट है। ठीक है, यहां पर मैं वाट लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि भैया ये W से क्या होगा वर्क होगा वाट होगा। तो यहां पर मुझे इस तरह से लिख देना है भैया, जो भी वाट होता है 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा जो वाट है ये बहुत छोटी यूनिट होती है पावर की, किलो वाट भी होता है। तो भैया अगर हम यहां पर 1000 वोट्स कर देते हैं, ठीक है 1000 यहां पर हो जाते हैं वोट से, तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 किलो वाट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये बातें भी आपको सिंपल सिंपल ध्यान में रखनी है। तो भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पावर वाला, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, इसको पावर कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसकी एसआई यूनिट वाट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जूल अपॉन सेकंड आपको कहीं पर दिखाई देता है तो उसका मतलब वाट ही होगा। जो भी पावर वाला ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि भैया जो भी पावर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। तो ऊपर यहां पर एनर्जी अपॉन में टाइम से भी यहां पर इस तरह से भी हम किसी न्यूमेरिकल पे वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें एनर्जी दी गई है तो वो एनर्जी वर्क के ही इक्वल होती है। तो यहां पर जो भी वर्क है उसकी जगह आप एनर्जी भी रख सकते हो। तो जो भी हमारा ये पावर वाला कॉन्सेप्ट था ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। चैप्टर वर्क एंड एनर्जी इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि MKR क्लास 9th पर क्या क्या मिलता है आपको, मैथ की वीडियोज मिलती है, साइंस की वीडियोज मिलती है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और जल्द ही अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपके लिए रहकर आने वाले हैं। तो यहां पर जो भी हमारा ये चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी ये हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भैया अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट में फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी देख लेना और एग्जाम में जाने से पहले न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझ लेना, वीडियो से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।